नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ साइंस क्लासेस में। छात्रों, इस वीडियो में हम रुधिर की संरचना के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और ये वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, लेकिन रुधिर की संरचना के बारे में सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको इसमें कवर किया गया है। वीडियो में कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी दिए गए हैं जिनका समाधान भी इसी वीडियो में है। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उपकला ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और वास्तविक संयोजी ऊतक। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो होगा तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, वैसे कहीं कहीं पर 7.3 से 7.5 भी दिया गया है, तो हमने मिड वैल्यू ले ली है 7.4। 7.4 पीएच मान का मतलब है कि रक्त हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक है, जो पीएच का पैमाना है वो 0 से 14 तक होता है। पीएच कितना होता है? 0 से लेकर के और 14 तक होता है, जिसकी मिड वैल्यू होती है 7। जिसका 7 पीएच होता है वो उदासीन होता है और 7 से 14 तक का क्षारीय होता है, और 7 से अगर कम आते हैं 0 तक तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, यानी 7 से जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं क्षारीयता बढ़ती जाती है, तो रक्त का पीएच है 7.4, तो इसका मतलब है कि रक्त क्षारीय है लेकिन हल्का क्षारीय है। अगला प्रश्न है, रुधिर की उत्पत्ति किससे होती है? रुधिर की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका सही जवाब है, रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की मीजोडर्म से होती है। अगला प्रश्न है, रुधिर, इसके उत्पादक ऊतक और इसकी संरचना और कार्यकी के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हेमेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हर्पिटोलॉजी और फिजियोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा हीमेटोलॉजी। ठीक है, जबकि कार्डियोलॉजी में हार्ट की संरचना कार्यकी का अध्ययन करते हैं। हर्पिटोलॉजी एक अलग ही विज्ञान है जिसमें एक वर्ग है सरीसृप यानी रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स का इसमें अध्ययन करते हैं। और फिजियोलॉजी में हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, शरीर के भार का 15 से 20%, 10 से 12%, 7 से 8% या 4 से 5%। तो इसका सही जवाब है 7 से 8%। मनुष्य के शरीर में कितना ब्लड होता है? उसके कुल भार का लगभग 7 से 8%। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का है, 70 किलोग्राम का, तो उसके बॉडी में ब्लड की मात्रा 5 से 5.5 लीटर तक होगी। ठीक है, यानी कि 5 और 5.5 लीटर क्या है? इसका लगभग 7 से 8% है। अगला प्रश्न है, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? 4 ऑप्शन है, हीमोसाइनिन, एंथोसाइनिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। तो इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक लाल रंग की रंगा है जो आरबीसी में पाई जाती है, इसलिए रुधिर का रंग लाल रंग का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त में पाए जाते हैं, रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं मतलब आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं मतलब डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनमें से सभी क्या पाया जाता है रक्त में? तो रक्त में सभी पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, कोशिका द्रव्य, हेमाटोक्रिट या इनमें से कोई नहीं। तो रक्त के तरल अंश को क्या कहेंगे? रक्त के तरल अंश को कहते हैं प्लाज्मा। देखिए, रक्त में 2 ही भाग होते हैं, एक तो तरल भाग होता है और दूसरा उस तरल में पाए जाने वाले ठोस भाग होते हैं। तो तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जबकि ठोस भाग क्या कहलाएगा? हीमेटोक्रिट कहलाएगा, और इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा रुधिर का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 20 से 25%, 40 से 45%, 55 से 60% या 70 से 75%।
तो प्लाज्मा कितना भाग बनाएगा? प्लाज्मा बनाता है कुल रुधिर का 55 से 60%, यानी प्लाज्मा की मात्रा रुधिर के कुल अवयव जो कंपोनेंट हैं उनसे आधे से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, रुधिर के प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? यहाँ पर 4 प्रोटीन्स के नाम दिए गए हैं। पहला है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्राम्बिन। इन चारों में से कौन सी प्रोटीन है जो रुधिर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो प्रोटीन है एल्बुमिन। एल्बुमिन सबसे छोटी प्रोटीन है और ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। रुधिर में इसकी मात्रा लगभग 60% होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित कौन सा पदार्थ रक्त को जमने से रोकता है? देखिए, रक्त क्या करता है? लगातार हमारी नलिकाओं में बहता रहता है, कभी जमता नहीं है। तो यानी कि उसमें कोई ऐसा पदार्थ होगा जो रक्त को जमने से रोकता है। तो उस पदार्थ का नाम क्या है? उसका नाम है हिपैरिन। और ये हिपैरिन एक कार्बोहाइड्रेट है, कंपाउंड पॉलीसेकेराइड। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रोटीन प्रतिरक्षी प्रोटीन होती है? प्रतिरक्षी प्रोटीन का मतलब ये होता है ऐसी प्रोटीन जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो कौन सी प्रोटीन है? तो वो प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन का यानी प्रतिरक्षी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अगला प्रश्न है, रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? देखिए, रक्त का तरल अंश क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? जल की मात्रा होती है 91%। अगला प्रश्न है, रुधिराणु रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? रुधिराणु मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये रक्त का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो क्या बनाएंगे? 40 से 45% भाग बनाते हैं। देखिए, रक्त में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है रुधिराणु यानी कार्पसल्स जो होते हैं। तो प्लाज्मा का जो परसेंटेज है वो है 55 से 60%, तो शेष कितना बचा? 40 से 45% रुधिराणु बनाते हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर के ठोस भाग को क्या कहते हैं? रुधिर के ठोस भाग को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी। अभी मैंने बताया रक्त में दो ही भाग होते हैं, एक ठोस और एक द्रव। द्रव भाग को प्लाज्मा कहते हैं और ठोस भाग को कहते हैं हीमैटोक्रिट। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं किस में पाई जाती हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। सभी कशेरुकी में, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में किस में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं? तो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं सभी कशेरुकी जंतुओं में, मतलब वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है उनमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हीमैटोक्रिट में लाल रुधिर कणिकाओं का यानी आरबीसी का प्रतिशत कितना होता है? हेमेटोक्रिट में 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आरबीसी का परसेंटेज कितना होता है? सबसे अधिक मात्रा में आरबीसी होती है 99.9%। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है? देखिए, अभी पूछ रहा था परसेंटेज कितना होता है, पूछ रहा है संख्या कितनी होती है। तो संख्या होती है लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब में 54 लाख आरबीसी होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लाल रुधिराणुओं का आकार कैसा होता है? जो लाल रुधिराणु हैं किस आकार के होते हैं? गोलाकार, वृत्ताकार उत्तल, वृत्ताकार अवतल या वृत्ताकार उभयोत्तल। तो इसका सही उत्तर है वृत्ताकार उभयोत्तल। वृत्ताकार का मतलब होता है ये वृत्त में सर्कल के नुमा होते हैं और सिक्के के आकार के होते हैं, यानी इनमें कुछ मोटाई भी होती है। ठीक है, उभयोत्तल का मतलब देखो इसमें कुछ मोटाई होती है सिक्के के आकार के। उभयोत्तल का मतलब ये है कि ऊपरी और नीचे दोनों तरफ से ये बीच में धंसे हुए होते हैं। तो ये इस प्रकार की आरबीसी होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के वयस्क मनुष्य में रुधिराणु का निर्माण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है, लीवर, स्प्लीन, अस्थिमज्जा और त्वचा। इसका सही जवाब है अस्थिमज्जा, बोन मैरो। बोन मैरो में जो वयस्क मनुष्य होते हैं उनके बोन मैरो में रुधिराणु बनते हैं, जबकि जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें लीवर में बनते हैं, स्प्लीन में भी बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है?
हीमोग्लोबिन, जिसको शॉर्ट में हम HB लिखते हैं, हीमोग्लोबिन एक लाल रंग की रंगा प्रोटीन है। कहाँ पाई जाएगी ये? लाल रुधिराणुओं में पाई जाती है। और चूँकि लाल रुधिराणुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है 99.9%, इसलिए पूरे ब्लड का रंग भी लाल ही हो जाता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है? मतलब जो हीमोग्लोबिन है रक्त में तो पाया जाता है, लेकिन कितना पाया जाता है, मात्रा क्या है? 4 ऑप्शन है, 10 से 12 ग्राम, 14 से 16 ग्राम, 15 से 18 ग्राम या 8 से 18 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर 8 से 18 नहीं था, यहाँ 8 से 10 ग्राम था। ठीक है, 8 से 10 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। देखिए, ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन को हम 100 ml में भी व्यक्त करते हैं या DL में व्यक्त करते हैं। जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट होती है उसमें हीमोग्लोबिन DL में लिख के आता है। जैसे किसी को 13 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो लिख के आएगा 13 ग्राम प्रति DL। देखिए DL और 100 ml दोनों सेम है। DL का मतलब होता है डेसीलीटर और 1 डेसीलीटर में 100 ml होते हैं। तो ये बात हो गई पुरुषों की। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़ी कम होती है, उनमें 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? देखिए हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? वो होता है आयरन। इसका सही जवाब क्या है? आयरन उपस्थित होता है। इसीलिए आयरन की कमी से खून की मात्रा घटने लगती है और एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बनिक, तो कार्बनिक, ये कार्बनिक नहीं है, इस लिखा हुआ है कार्बोनिक। ठीक है, यहाँ होना चाहिए कार्बोनिक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में पाया जाता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये पाया जाता है RBC में। ठीक है, देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का काम क्या होता है? इसका काम होता है कार्बोनिक एसिड को बनाना। कार्बोनिक एसिड किससे बनती है? CO2 और जल से अभिक्रिया करके। अगर यहाँ पर एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट है तो बहुत तेज़ी से ये कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। और ये कार्बोनिक एसिड बनने का कारण क्या है? हमारे ऊतकों में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो फेफड़ों तक कार्बोनिक एसिड के रूप में लाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन अणुओं को ले जाते हैं? देखिए हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन अणुओं को फेफड़े से ट्रैप करते हैं और ऊतकों में ले जाकर छोड़ देते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन ले जाएगा? ये 4 मॉलिक्यूल्स को ले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन में हीम पाया जाता है। 4 हीम समूह होते हैं, प्रत्येक हीम में एक आयरन होता है और आयरन ही ऑक्सीजन को बाइंड करता है। यानी कि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होते हैं और सभी आयरन एक एक अणु को बांध लेते हैं। तो इस प्रकार से एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणुओं को ले जाने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को श्वसन रंगा कहते हैं? मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या हीमोसाइनिन। श्वसन रंगा किसे कहते हैं? तो श्वसन रंगा कहते हैं हीमोग्लोबिन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक रंगा प्रोटीन है और ये ऑक्सीजन का संवहन करती है, यानी ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाकर श्वसन में मदद करती है। इसीलिए हीमोग्लोबिन को श्वसन रंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रुधिराणुओं को निम्न परासारी विलयन में रखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी कि जो लाल रुधिर कणिकाएँ हैं, RBC हैं, इनको हम कहाँ रख दें? निम्न परासारी विलयन। निम्न परासारी मतलब हाइपोटोनिक सलूशन, ऐसा सलूशन, ऐसा विलयन जिसमें RBC की अपेक्षा पानी की मात्रा कम हो। पानी की मात्रा क्या हो? कम हो, उसी को कहते हैं निम्न परासारी विलयन। तो इस विलयन में अगर हम RBC को रख देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए क्या है, लाल रुधिराणु सिकुड़कर छोटे हो जाएंगे, या लाल रुधिराणु फूलकर फट जाएंगे, या लाल रुधिराणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो सही जवाब है ये है, लाल रुधिराणु फूलकर फट जाएंगे। क्यों फट जाएंगे? क्योंकि लाल रुधिराणुओं के अंदर पानी की मात्रा कम है और बाहर पानी की मात्रा अधिक है। तो बाहर से पानी लाल रुधिराणु के अंदर चला आएगा और लाल रुधिराणु प्रेशर से फट जाएंगे।
ठीक है। कभी भी जब सर्पदंश होता है या कोई टॉक्सिक हमारे ब्लड में इंजेक्ट हो जाता है तो वो ब्लड कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है, और इस कंडीशन में लाल हृदयाणु फट जाते हैं और व्यक्ति के ऊतकों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में भी नहीं पहुंचता और ब्रेन भी कार्य करना बंद कर देता है। अगला प्रश्न ये है, श्वेत रुधिराणु हेमाटोक्रिट का कितना % भाग बनाते हैं? 10%, 5%, 2% या 0.1%? तो कितना बनाते हैं? 0.1% भाग बनाते हैं। कौन? श्वेत रुधिराणु। अगला प्रश्न है, लाल रुधिराणुओं की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का तो जवाब सभी को पता होगा, एनीमिया रोग होता है। जब हमारे बॉडी में लाल रुधिराणु की कमी हो जाएगी, रक्त में आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो हो जाएगा एनीमिया रोग। ठीक है। यहाँ पर 3 और रोगों के नाम दिए गए, इनके बारे में भी जान लीजिए। ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया एक ऐसा रोग है जब WBC की कमी हो जाती है, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाती है तो ल्यूकीमिया हो जाता है। यहाँ है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए, ल्यूकोपीनिया रोग है जिसमें WBC की कमी हो जाती है। ठीक है। ल्यूकीमिया ऐसा रोग है जिसमें WBC की मात्रा बढ़ जाती है। और पॉलीसाइथीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें RBC की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। फिर से देख लेते हैं। एनीमिया में RBC की मात्रा घट जाएगी, पॉलीसाइथीमिया में RBC की मात्रा बढ़ जाएगी, ल्यूकोपीनिया में WBC की मात्रा घट जाएगी और ल्यूकीमिया में WBC की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाल रुधिराणुओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ये जीवन काल, औसत जीवन काल है, कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। यानी कि जो भी रुधिराणु, लाल रुधिराणु बनेंगे वो 120 दिनों के बाद समाप्त हो जाएंगे। प्रतिदिन लगभग 1% लाल रुधिराणु बनते हैं और 1% ही नष्ट होते हैं। ठीक है। मतलब जितना बनेंगे उतना ही अगले 120 दिन में ये नष्ट होंगे। अगला प्रश्न है, लाल रुधिराणुओं के निर्माण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? यहाँ पे 4 हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, थायरॉक्सिन, इरेथ्रोपोइटिन, गैस्ट्रिन और इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है जो लाल रुधिराणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है? तो ये हार्मोन्स है इरेथ्रोपोइटिन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कणिका में श्वेत रुधिराणु नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दें कि श्वेत रुधिराणु मतलब WBC। ठीक है। WBC 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कणिका में, जिसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरी होती है कणिका विहीन, जिसको कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है। तो पूछ रहा है कि कौन सा कणिका में श्वेत रुधिराणु नहीं है, मतलब एग्रेन्युलोसाइट है। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट्स। तो इसका सही जवाब है लिम्फोसाइट्स। ये तीनों, एसिडोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ये कणिका में श्वेत रुधिराणु हैं। अगला प्रश्न है, हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन नामक पदार्थ किस रुधिराणु से स्रावित होते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पदार्थ हैं। जैसा हमने हिपैरिन के बारे में बताया था कि रक्त को जमने से रोकता है। हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है। तो ये पदार्थ कौन से रुधिराणु से स्रावित होते हैं? तो ये स्रावित होते हैं बेसोफिल से। और बेसोफिल क्या है? एक श्वेत रुधिराणु है। कैसा है? कणिकामय श्वेत रुधिराणु है। अगला प्रश्न है, किस रुधिराणु को PMNS कहते हैं? PMNS कहते हैं, मतलब PMNS का पूरा नाम है पॉलीमार्फोन्यूक्लियर। किसको कहते हैं? पॉलीमार्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल को कहते हैं। न्यूट्रोफिल भी क्या है? एक कणिकामय श्वेत रुधिराणु है। पॉलीमार्फोन्यूक्लियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो केंद्रक पाया जाता है वो छोटे छोटे कई पिंडों में बटा होता है। अगला प्रश्न है, कौन से रुधिराणु प्रतिरक्षा, एलर्जी और अतिसंवेदनशीलता के सूचक होते हैं? इसमें कौन से रुधिराणु हैं? एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। तो इसका सही उत्तर है एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स को इयोसिनोफिल्स भी कहते हैं, इयोसिनोफिल्स भी कहते हैं। ठीक है। ये एलर्जी के,
हाइपर सेंसिटिविटी के और इम्यूनिटी के यानी प्रतिरक्षा के इंडिकेटर होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े श्वेत रुधिराणु होते हैं। कौन सा श्वेत रुधिराणु जो सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है मोनोसाइट्स। हालांकि इसकी संख्या सबसे कम होती है लेकिन होता सबसे बड़ा है। कौन सा रुधिराणु प्रतिरक्षी प्रोटीन का संश्लेषण करता है? कौन सा रुधिराणु ऐसा है जो प्रतिरक्षी प्रोटीन बनाता है? तो वो रुधिराणु है लिम्फोसाइट बनाता है। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, कौन से रुधिराणु ऊतकों में सक्रिय भक्षण करके जीवाणुओं और अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करते हैं? ठीक है, लिम्फोसाइट, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। प्रश्न ये है कि कौन सा रुधिराणु है जो जीवाणुओं और हानिकारक पदार्थों का भक्षण करते हैं, खा लेते हैं, नष्ट कर देते हैं? तो इसका सही जवाब है मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स क्या है? एक कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु है। ये ऊतक द्रव्य में होता है, मतलब होता तो ब्लड में है लेकिन ब्लड से निकल के ऊतक द्रव्य में पहुंच जाता है, और जहाँ कहीं भी हानिकारक पदार्थ दिखाई देते हैं वो इनको खा जाता है, भक्षण करके इनको नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। अगला प्रश्न है, किस रुधिराणु में केंद्रक ES के आकार का होता है? लिम्फोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। ES के आकार का होता है, मतलब S क्या जो अल्फ़ाबेट का लेटर होता है S, इसके आकार का होता है। तो ये रुधिराणु है बेसोफिल्स। ठीक है, बेसोफिल्स में जो केंद्रक होता है उसमें 3 लोब पाए जाते हैं। कितने पिंड होते हैं? 3 पिंड होते हैं, और तीनों पिंड आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जो इसकी संरचना दिखाई देती है वो S के आकार की दिखाई देती है, मतलब 2 हो गया और तीसरा पिंड ये हो गया, यानी कि ये संरचना इसकी S के आकार की दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, कणिका में श्वेत रुधिराणु का जीवन काल औसतन कितने दिनों का होता है? कणिका में ग्रेन्युलर जो WBC होती हैं यानी ग्रेन्युलोसाइट्स, इनका जीवन काल। तो कणिका में श्वेत रुधिराणु में 3 रुधिराणु आते हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो इनका जो जीवन काल सबसे कम होता है 1 से 4 दिनों तक होता है, यानी कि तुरंत एक्शन करती हैं और नष्ट हो जाती हैं। जबकि अगर कणिका विहीन का देखा जाए तो इनका जीवन काल इनसे थोड़ा अधिक होता है, महीनों से लेकर कुछ दिनों से लेकर महीनों तक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रुधिर कणिका स्कंदन में सहायक होती है? स्कंदन का मतलब होता है रक्त का जमना। ठीक है, तो रक्त के जमने में कौन सी कणिका सहायक होती है? RBC, ग्रेन्युलोसाइट, प्लेटलेट्स या ग्रेन्युलोसाइट्स। तो इसका सही उत्तर है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती हैं ये रक्त का थक्का जमाने में यानी स्कंदन करने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी रुधिर कणिका केवल स्तनधारियों में होती है? स्तनधारी एक कौन से जंतु होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को मिल्क फीडिंग कराते हैं, मतलब दूध पिलाते हैं? तो ये होते हैं स्तनधारी। तो पूछ रहा है कि कौन सी कणिका केवल स्तनधारियों में होती है? स्तनधारियों में कणिका होती है प्लेटलेट्स। बाकी अन्य जंतुओं में जैसे एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, पक्षी वर्ग हो गया या मछलियाँ हो गई, उनमें RBC होंगे, WBC, लेकिन प्लेटलेट्स नहीं होंगी। अगला प्रश्न है, प्लेटलेट्स का जीवन काल औसतन कितने दिनों का होता है? तो प्लेटलेट्स का जीवन काल लगभग 7 से 8 दिन तक होता है, अधिकतम 10 दिनों तक होता है। लाल रुधिराणुओं का कब्रिस्तान किस अंग को कहते हैं? अगला प्रश्न है, लाल रुधिराणुओं का कब्रिस्तान किस अंग को कहते हैं? कब्रिस्तान क्या होता है? जहाँ पर दफन किया जाता है शव को, डेड बॉडी को। तो डेड बॉडी यानी रुधिराणुओं की डेड बॉडी कहाँ दफन होती है? वो होती है स्प्लीन में, इसलिए इसको कहते हैं कब्रिस्तान। स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो अगर ब्लड बैंक पूछता है तो भी स्प्लीन होगा, अगर पूछता है ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान तो भी स्प्लीन सही होगा। देखिए अब यहाँ पर जो 4, 5 या 6 प्रश्न हैं ये डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हैं। पहला है, रोलेक्स निर्माण किसे कहते हैं? रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? देखिए रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम खून की कुछ बूंदों को लेकर के स्लाइड पर रख देते हैं, ठीक है, तो स्लाइड पर रखेंगे तो वो खून की बूंदें जम जाएंगी। जमने से क्या होगा कि इसके अंदर जो भी RBC हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे जम जाएंगे। जैसे RBC कैसी होती हैं? उभयोत्तल होती हैं, सिक्के के आकार की।
तो ये एक दूसरे के ऊपर सिक्के के ढेर में जम जाएंगी। इसी को कहते हैं रोलेक्स निर्माण होना। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न क्या है, हीमेटोस्टैसिस क्या होता है। हीमेटोस्टैसिस, देखिए रक्त जब बहता है कहीं पर तो उसका जमना आवश्यक होता है। अगर रक्त जमेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त का स्कंदन करना ही क्या कहलाता है, हीमेटोस्टैसिस कहलाता है। जो रक्त बह रहा है उसको जमने से रोकना, मतलब रक्त बहने से रोकना यानी स्कंदन करना, उसका जमना हीमेटोस्टैसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है डाईपेडेसिस क्या है। देखिए यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा PEDESIS। डाईपेडेसिस क्या है। देखिए डाईपेडेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जब रुधिर वाहिनियों में बहते हैं, छोटी छोटी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, धमनी शिराएँ, जब ये रुधिर वाहिनियाँ ऊतकों में पहुंच जाती हैं तो इनको कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, तो यानी केशिका कहते हैं। ऊतकों में पहुंचने पर इसमें रुधिर वाहिनियों में क्या क्या होता है भाई, RBC होते हैं, WBC होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। जो WBC होती हैं वो WBC इस रुधिर वाहिनी को भेद कर बाहर निकल आती हैं। ठीक है, मेनली कौन सी होती है, मोनोसाइट्स होती है। ठीक है, मोनोसाइट्स भेद करके बाहर निकल आती है। तो रुधिर वाहिनियों को भेद कर बाहर निकलने की क्रिया को ही डाईपेडेसिस कहते हैं। एक बार फिर से बता दें, डाईपेडेसिस क्या है, रक्त वाहिनियों से WBC के बाहर निकलने की क्रिया को डाईपेडेसिस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है लाल रुधिराणुओं के निर्माण के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है। देखिए विटामिन हमारे बहुत सारी क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ पर लाल रुधिराणुओं के निर्माण के लिए आयरन, तो सबको पता है कि आयरन चाहिए, लेकिन आयरन कोई विटामिन नहीं है। यहाँ पर विटामिन पूछा है तो विटामिन किसकी ज़रूरत पड़ती है, फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड लाल रुधिराणुओं के निर्माण को और उसके परिपक्वन को प्रेरित करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरी विटामिन है विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामीन कहते हैं। ठीक है, देखिए लाल रुधिराणुओं का निर्माण बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है, कब, गर्भावस्था में, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें लाल रुधिराणुओं के बनने की दर बहुत धीमी हो जाती है। तो इसलिए ऐसी लेडीज़ को आयरन, विटामिन, साइनोकोबालामीन, फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं ताकि लाल रुधिराणुओं का निर्माण बहुत तीव्र गति से हो और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो। तीसरा है हीमोपोएसिस क्या है, मतलब जो अगला प्रश्न है हीमोपोएसिस क्या होता है। देखिए रक्त का फॉर्मेशन वयस्क में कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा को कहते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में जो ऊतक होते हैं उनको हीमोपोएटिक ऊतक कहते हैं। हीमोपोएटिक का मतलब हुआ रुधिर की कोशिकाओं को बनाने वाले ऊतक। तो रुधिर की कोशिकाओं में जो ऊतक होते हैं, मतलब अस्थि मज्जा में, वो रुधिर की कोशिकाओं को बनाते हैं, यानी कि रुधिर ही बनाते हैं। तो रुधिर को बनाने की प्रक्रिया ही कहलाती है हीमोपोएसिस। ठीक है, अगला प्रश्न है मरीचिका क्या है। मरीचिका को शैडो भी कहते हैं या घोस्ट कहते हैं। मरीचिका को शैडो या घोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो मरीचिका क्या है, देखिए मरीचिका लाल रुधिर कणिकाएँ ही हैं, ऐसी लाल रुधिर कणिकाएँ जिसके अंदर इसके कंपोनेंट ना हो। कंपोनेंट मतलब इसके अंदर प्लाज्मा ना हो, इसके अंदर RBC WBC ना हो, यानी कि एक खोखली RBC हो, इसके अंदर स्ट्रोमेटिन, RBC के अंदर क्या होता है, स्ट्रोमेटिन जाल होता है और उसी स्ट्रोमेटिन जाल में हीमोग्लोबिन फंसा हुआ होता है। यानी RBC से हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाए और इसके अंदर जो तरल है वो बाहर निकल जाए तो एक खोखली RBC बनेगी। इसी खोखली RBC को मरीचिका कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।